मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे जिसको बोलते हैं AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब है एक कस्टमर पे कितना समय लगाना चाहिए, एवरेज निकाल लो उसका। एवरेज कैसे निकालते हो आप? ऐसे समझो कि टोटल टॉक टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। भाई टोटल टॉक टाइम यानी कि आपने 10 घंटे लोगों से साथ लगाए और नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करी? 10 मीटिंग करी, यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT आपका 1 घंटे का आ गया। इसका एक बेंचमार्किंग कर लो, क्या एक कस्टमर पे 1 घंटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर आपने बेंचमार्किंग करी कि एक कस्टमर पे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगाने चाहिए, अगर आपकी छोटी छोटी कॉल्स पे फोन होती है, बात होती है, तो हो सकता है कि एक कस्टमर पे 4 मिनट या 5 मिनट का एवरेज टाइम आना चाहिए। कुछ कस्टमर 10 मिनट लेंगे, कुछ बस स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि बेकार कस्टमर के साथ समय मत लगाओ, आओ चाय पिए, आपको पता है उसने कुछ खरीदना ही नहीं है, अरे बैठिए तो ऐसा बैठा रहा आपको पता है उसने कुछ नहीं खरीदना, अरे तनिक बैठिए बात तो करे, थोड़ा बतियाइए, ये योगी सरकार कैसन काम कर रही है, आपका समय बेकार हो रहा है इसमें। अगर एवरेज हैंडलिंग टाइम कम कर लो तो आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपनी क्वालिटी को, अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ सकते हो। आप ये अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि कितनी बात करनी ठीक रहेगी। आप जबरदस्ती फटाफट बात ना करें, मैं नहीं बोल रहा कि फटाफट बात खत्म करें, पर थोड़ा ट्रेनिंग करने से आप उनको लो AHT, लो एवरेज हैंडलिंग टाइप का गाइडेंस दे सकते हैं। आप उनकी मीटिंग्स को, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन अगर पहले से तैयारी करके दे दें। देखो जितनी ज्यादा चांसेस आप उतने कम लोगों से बात कर पाएंगे, उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए रिक्रूट करिए ऐसे लोगों को जो इफेक्टिव बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, उनके मार्केटिंग मटेरियल को पहले ही उनको दे दीजिए, सारी इंफॉर्मेशन पहले ही दे दीजिए, ताकि कहाँ मिलेगा भाई, ब्रोशर कहाँ मिलेगा, सामान ढूंढ रहे हैं, आप सब चीजें पहले ही रेडी रखोगे। देखो आप यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो सारे FAQ, जितने भी तरह के क्वेश्चन कस्टमर पूछता है, अगर उसकी तैयारी पहले से ही कर ले तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है परचेज एक्शन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये क्या है, इससे कैसे आप बढ़ाते हो? ज्यादातर लोग सारी एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देते हैं। कंपनी जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो अवेयरनेस पे पैसा खर्च कर देते हैं, अपील करने पे पैसा खर्च कर देते हैं। पर ये 4 स्टेज समझो, अवेयर, अपील, आस्क और एक्ट। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन एक्ट का मतलब है आपका माल नहीं खरीद रहे। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो अपनी टीम की सेल्स की ट्रेनिंग दो कि लोग जानते हैं, आते हैं, पूछते हैं, लेकिन खरीदते नहीं। तो क्यों नहीं खरीदते? आपकी टीम की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। या फिर उनको कंटेंट रीमार्केटिंग करो, उनको व्हाट्सएप पे किसी प्रकार से इन्फोग्राफिक से कुछ अच्छे कंटेंट भेजो, तब वो ज्यादा खरीद सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? बैंट सेल्स टेक्निक। बैंट का मतलब है बजट, अथॉरिटी, नीड्स और टाइमलाइन। बैंड का मेन मकसद क्या है? ये पता लगाना कि कस्टमर काम का है भी कि नहीं है। कई बार आप लोगों से मिलते हो तो उनकी 4 चीजें चेक करो। जब भी कोई माल बेचना है 4 चीजें चेक करो। इसके बाद बजट है कि नहीं है, ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसके बाद अथॉरिटी है कि नहीं है, तीसरी चीज इसको जरूरत भी है कि नहीं है, हो सकता है इसके बाद बजट हो, अथॉरिटी लेकिन जरूरत ही ना हो, और चौथी चीज अगर ये खरीदेगा तो कब खरीदेगा, ये भी पता लगाओ उससे। ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन करो कि आप ये सेल्स का डिसीजन कब तक लेना चाहते हैं, आप ये फ्लैट अपार्टमेंट कब तक खरीदना चाहते हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर कब तक लगाना चाहते हैं। जब आप ये 4 चीजें पता लगा लोगे, अगर उसका बजट भी नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, उसको उतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, और खरीदेगा भी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे कस्टमर पर समय मत लगाओ। बैंड एक टेक्निक है जिससे समझ में आ जाता है आपको। इससे आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड पर ही समय लगाएंगे, इससे आपकी सेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। आप उनके कॉमन पेन पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कस्टमर पे काम करें, हर बार नए प्रकार के कस्टमर के पीछे मत भागें, नीश मार्केट के पीछे भागें, क्योंकि आपको मालूम है इनका बैंड ठीक है, यानी कि इसके बाद बजट भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, टाइमलाइन भी है। एक ही प्रकार के कस्टमर को फाइनलाइज करो। मार्ग ERP ने यही किया। FMCG इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंड है। फार्मा के अंदर घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंड है। अगला है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी पार्टनरशिप जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। कम्युनिटी बहुत पावरफुल चीज है। बनिया समाज, जैन समाज, जाति, धर्म, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, ये सब कम्युनिटीज है। अगर कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ पार्टनर बन जाए, तो बात बन जाएगी। मैंने गुजरातियों पे वीडियो बनाया, उन्होंने सब जगह फैला दिया, उसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। फूड लवर जो थे जोमेटो के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और पहले खाली रेटिंग देने आया करते थे, फूड की नॉलेज के लिए आया करते थे, रिव्यू प्लेटफॉर्म था। बाद में उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया और एक्चुअली इसको कमर्शियल बिजनेस भी बना दिया। एप्पल भी बेसिकली कम्युनिटी
काम करता है क्या, जिसको क्लासी और अप मार्केट कम्युनिटी है उन्हीं को माल बेचता है। स्टारबक्स भी एक कम्युनिटी को माल बेचता है, केवल स्टार्टअप ओनर्स को बोलता है आओ बैठो कॉफी पियो मत पियो लेकिन वाईफाई आपके लिए फ्री है। स्टारबक्स यूथ के लिए काम करता है, आओ बैठो पियो मत पियो। ऐसे ही बड़ा बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है, हम हर एक के लिए काम नहीं करते। ये प्रोग्राम अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस है तो ये रामबाण साबित होने वाला है। कम्युनिटी के साथ पार्टनर करने में मैं एक और उदाहरण देना चाहूँ, CD ऑल इंडियन ओरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये एक ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन जिसमें 8.5 लाख केमिस्ट जुड़े हुए हैं। ये 729 डिस्ट्रिक्ट 28 राज्यों के लगभग, देश ही नहीं दुनिया की लगभग सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है और इसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप के। इस कम्युनिटी के आज काफी लोग, आज आप हमारे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कम्युनिटी है या अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन एक ऐसा संगठन है जो समाज के लोगों को उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करता है और जरूरतमंद परिवारों के साथ में खड़ा रहता है। आप लोगों ने भी आकर के हमारे इवेंट को ज्वाइन किया, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। इसलिए केवल उन पे काम करिए, वो कम्युनिटी पे काम करिए जो कम्युनिटी आप में इंटरेस्टेड हो सकती है। देखिए मेरी बात समझिए, शेर का शिकार करने के लिए आप चिड़ियाघर नहीं जाना होता, शेर का शिकार करने के लिए जंगल जाना होता है, आपको जाकर के देखना है। और देखिए कम्युनिटी में आप पूरी कम्युनिटी को उठाएंगे तो वो आपको उठा देगी। इफ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ, लिफ्ट समवन एल्स, एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आप कम्युनिटी को साथ लेकर के चलो। अगली स्ट्रैटेजी है B2B मेडिक सेल्स टेक्निक, जिसका भी B2B बिजनेस है उसको काम आएगी। ये मेडिक क्या होता है? मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन मेकर, डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस, ये 4 चीजें होती हैं। यानी कि ये भी एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस की टेक्निक है, कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज स्टेज में बड़ा काम आता है। अगर आप किसी को माल बेचना चाहते हो, 4 चीजें चेक करो। अगर किसी कंपनी को माल बेचना चाहते हो, किसी बड़े ब्रांड को माल बेचना चाहते हो, 4 चीजें चेक करो। मैट्रिक्स का मतलब मेरे इस माल को बेचने पे इस पे कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, कितने रुपए का फायदा दे सकता हूं मैं इसको, कितने रुपए का मैं इसका घाटा बचा सकता हूं, वो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब नंबर चेक कर लो। दूसरा, इसमें इकोनॉमिक बायर कौन है? ME। इकोनॉमिक बायर का मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के आदमी के पास बजट है इस माल को खरीदने का? परचेज डिपार्टमेंट लेता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खरीदता है या CEO चेयरमैन खुद खरीदता है? इकोनॉमिक बायर कौन है, इसका पता लगाओ उस कंपनी में। अगला है डिसीजन क्राइटेरिया, वो डिसीजन किस बिहाफ पे लेंगे, यानी कि उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो वेंडर अपना चूज करेंगे जिससे उनको माल खरीदना है। और अगला है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन वेंडर को किस प्रकार से लेने वाली है, कैसे ऑन बोर्ड करेगी। अगर आपने मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन प्रोसेस समझ लिया तो आप उस कंपनी में माल जाकर के बेच क्या सकते हो। बड़ी कंपनी में माल बेचने के लिए कभी कभार आप गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हो, गलत बायर के पास पहुंच जाते हो, उसके बाद डिसीजन मेकर ही नहीं है या आपको पता ही नहीं कि उनके डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस है कैसे, तो आपका बड़ी कंपनी में सेल्स नहीं कर पाते। इसको बड़ी कंपनी में सेल्स करने के लिए आपको उनका पेन ढूंढना है और आपको समझना है कि इस कंपनी के अंदर मेरा पार्टनर कौन है, कौन मेरा माल बेचने में मदद करेगा, कौन ऐसा है जो मेरी बात को समझ रहा है, इस कंपनी में चलना है। जब उसको आपको पेन भी समझ में आ गया और साथी भी मिल गया तो वो आपको मदद करेगा। यानी कि इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर कौन कौन है। 9वां है MLM, जो कई कंपनीज अपनाती जा रही हैं। जबरदस्त मॉडल है MLM और डायरेक्ट सेल्स। इसमें ना 4 प्रकार के लोग होते हैं, मोटा मोटा समझिए। आइडिया मैन, पीपल मैन, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन। एक्शन मैन वो है जो बड़े एक्शंस पे काम करता है, डिसीजन मेकिंग उसको तुरंत, राइट नाउ, एम्बिशियस, एस्पिरेशनल, अभी के अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आइडिया मैन वो होता है जो बड़ा क्रिएटिव होता है, बिग पिक्चर देखता है, नई सोल्यूशन निकालता है, नई क्रिएटिविटी निकालता है, नई बातें सोचता है। पीपल मैन वो है जो रिश्तों पे काम करता है, रिलेशनशिप बना के काम करता है। प्रोसेस मैन वो है जो खाली डेटा, इंफॉर्मेशन, डिटेल, प्रोसेस, सिस्टम, ऑर्गेनाइज रहता है। MLM के अंदर एक्शन मैन प्लस आइडिया मैन चल सकता है। अगर आप एक एक्शन मैन है या पीपल मैन है तो भी आप चल सकते हैं, अगर आप एक आइडिया मैन है और पीपल मैन है तो भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक्शन बनाने वाले, यानी कि आप एक प्रोसेस मैन है, यानी कि आपको लैपटॉप पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप रिजेक्शंस हैंडल नहीं कर पाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग कभी मत ज्वाइन करिए, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स दूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए। रोज चेक करो आपने कितनी कॉल्स करी, नंबर ऑफ कॉल्स मेड। रोज चेक करो आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हो, अपना रिव्यू करो। रीपरचेज कितना करा पा रहे हो, नंबर ऑफ हायरिंग ज्वाइनिंग कितनी करा पा रहे हो, इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स आपका कितना है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और मीटिंग्स आपने कितनी ऑर्गेनाइज कराई हैं। अगर ये 6 स्टेप्स को रोज इवैल्यूएट करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। MLM में सफलता के लिए मैं आपको 5 लर्निंग दे रहा हूं। एक, आपके अपलाइन के प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी IBC है, MLM है या डायरेक्ट मार्केटिंग है, इंश्योरेंस सेल्स है, डोंट बिहेव लाइक अ सेल्समैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। अपने बिजनेस को पूरे बिजनेस की तरह खड़े करो और लर्निंग
प्रोडक्ट के ऊपर खूब कन्विक्शन रखो, 5 वाय अपना स्कोर बोर्ड बनाओ। एक बात बड़ी सिंपल है, अनाज की खेती करोगे 4 महीने आपको सफलता मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आम की खेती कर दी तो जिंदगी भर आम लगता रहता है। आम ऐसी एक बार आएगा, आम तो सालों साल आता रहता है। इसी तरह बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में, यानी कि नेटवर्क बड़ा करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में। नेटवर्क बड़ा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के सारे अमीर लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और दुनिया के सारे गरीब लोग केवल नौकरियों में लगे रह जाते हैं। अगला है रिसर्च बिफोर रीचिंग। ये क्या चीज है? रिसर्च बिफोर रीचिंग। जाने से पहले खूब रिसर्च करो, उसके बारे में पता लगाओ। प्री कॉल्ड रिसर्च मुश्किल नहीं होती है। हर कस्टमर से मिलने के बाद उसका बेसिक रिसर्च कर लो, उसका ट्विटर, उसका लिंक्डइन देख लो, उसका फेसबुक देख लो, उसकी वेबसाइट देख लो, उसके ब्लॉग्स देख लो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। ये सब जानने से आपको उसकी नीड असेसमेंट का पता चलेगा, उसके पेन पॉइंट का पता चलेगा। रिसर्च बिफोर रीचिंग। ऐसे मत जाओ मिलने के लिए, अचानक मीटिंग पे नहीं जाते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी बोलते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कस्टमर को चाहिए क्या है। डिजाइन थिंकिंग, आप डिजाइन बना सकोगे उसके अपने माइंड के अंदर कि एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको किस 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 जर्नी में कहां क्या तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों का डिजाइन क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को प्लान कर सकते हो। देखो, या तो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम से आप उसके ऊपर कितना पैसे का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, और उससे उसकी पर्सनल जिंदगी कितनी खराब हो रही है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट। देखो, पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मूव की बात करो, वॉलिनी की बात करो, झंडू बाम, आयोडेक्स की बात करो। पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब है उसके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में क्या पेन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज सीन एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट। जो सबको दिख रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन जो सबने नहीं सोचा वो आपने सोच लिया। सो आप सोल्यूशन को बेचो, प्रोडक्ट को मत बेचो। अगला है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। जबरदस्त है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। ये वो टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करती हैं, जैसे एंकरिंग इफेक्ट। पहली साइकोलॉजिकल टेक्निक है एंकरिंग इफेक्ट। क्या है? शुरुआत की जो पहला लाइन है ना, वो बहुत स्ट्रांग ओपनिंग होगी ना, तो फिर उस लाइन के रेफरेंस में वो बाकी सारी बातें सुनेगा।